सलाम दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद और आप देख रहे हैं अमीन मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं, वो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। उनका नाम है डॉक्टर रफ़ी वोरा। वो अभी MIM पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। वो प्रदेश के थिंक टैंक है और वो हमेशा इधर उधर की बात नहीं करते, वो सीधी बात करने के माहिर हैं, दो टूक बात करने में मानते हैं। MIM पार्टी के सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। इनका मनोबल इतना स्ट्रांग है कि यह सच को सच और झूठ को झूठ बोलने के बहुत बड़े माहिर हैं। अपनी कमियों को लेकर भी ये इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। अब अपनी ही पार्टी के कुछ लोग अगर गलत काम करते हैं तो उनको भी वह सही राह दिखाते हैं और उनकी सलाहियतों के कायल हैं। वैसे तो इनका व्यवसाय डॉक्टर है और कई गंभीर बीमारियों का भी इलाज करते हैं। जब भी कोई कार्यकर्ता पार्टी के संगठन को बीमार करने की कोशिश करता है तो उस बीमारी का भी इलाज करके बैक्टीरिया और वायरस को भी नेस्तो नाबूद करके कई मामलों में पार्टी के संगठन को बचाने का काम भी इन्होंने किया है। यह कोई साधारण आदमी नहीं है। यह इन दिनों रात दिन हमेशा गुजरात की भलाई के लिए और पार्टी की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक चमचों की पार्टी है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को न चुन के MIM पार्टी को चुना और इनको चमचागिरी से सख्त नफरत है। इनको अलग अलग तरह के खाने खाने का शौक है। जब MIM पार्टी गुजरात में आई तब ये पार्टी के साथ में साए की तरह रहे और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता बनकर पार्टी को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाने का काम करते रहे। लेकिन इनकी खूबी ये है कि ये पर्दे के पीछे रहकर अपना भूमिका को अदा करते हैं। अगर रफ़ी वोरा साहब नहीं होते तो गुजरात में MIM पार्टी शायद इतनी सफल नहीं भी होती। पार्टी का गुजरात में रजिस्ट्रेशन से लेकर अभी तक पार्टी में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। गुजरात में दो चाणक्य हैं, एक अभी दिल्ली पहुंचे हैं और एक अभी गुजरात में मौजूद हैं। यही इनकी खूबी है। लोगों को पता नहीं है क्योंकि इन्हें डींग मारना पसंद नहीं है। डॉक्टर रफ़ी वोरा अवैसी के सामने उनकी विचारधारा से कमतर नहीं है। उन्हें अवैसी की पार्टी के साथ कोई शादी नहीं की है, लेकिन MIM पार्टी की विचारधारा के साथ में गठबंधन किया है, जैसे आम पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। अगर गुजरात वाले इन्हें पहचान जाते तो यह ऐसी कुव्वत रखते हैं कि गुजरात में जो राजनीतिक विभूति की तरह ये भी अपने आप को गुजरात की राजनीति में एस्टैब्लिश कर पाते। ये थी रफ़ी वोरा साहब की प्रस्ताविक भूमिका। आइए आज हम मिलते हैं रफ़ी वोरा साहब से और पूछते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। रफ़ी वोरा साहब गुजरात में MIM पार्टी के आने के बाद लोकल बॉडी चुनाव में बहुत अच्छी सफलता हासिल की और अब 1.5 साल का वक्त गुजर चुका है और आप गुजरात में अपने आप को और MIM पार्टी को राजनीतिक जर्नी को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप जिस तरीके से देख ही रहे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब गुजरात में आई, उस वक्त में जो राजनीतिक माहौल था वो दो ही पार्टी का चलन चल रहा था। एक पार्टी का कहना था कि हम लोगों को इतने वोट की ज़रूरत नहीं है। एक पार्टी का कहना था ये वोट्स जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ऐसे वक्त में मजबूत विकल्प के तौर पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आना हुआ और आप देख ही रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई। उसके बाद की अगर मुसलसल जर्नी की बात करें तो पॉलिटिकली देखने जाए तो मैं बिल्कुल नया हूँ। राजनीतिक सफ़र की मेरी शुरुआत AIMIM से शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं जो देख रहा हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक राजनीतिक पार्टी मजबूत विकल्प के तौर पे दिख रही है और उभर के आ रही है। दिन ब दिन उसका जो विकल्प, उसकी जो मजबूती है वो बढ़ रही है। लेकिन इस 1.5 साल में MIM पार्टी पूरे गुजरात में तो छोड़िए, पर जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है वहाँ पर भी अपना संगठन नहीं बना पाई है। ऐसा क्या हो गया? आप इसमें कुछ बताना चाहेंगे?
ऐसे देखने जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इतने वक्त में कहीं काफ़ी जगह पे संगठन और मजबूत संगठन बना लिया है। रही बात कहीं कमी की, तो पूरे गुजरात को संगठन के तौर पे, एक कैडर की तौर पे कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है। वक्त की बात है, विधानसभा बहुत करीब आ रही है, इसीलिए आपको ये जानने के लिए ये वक्त का मसला दिख रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है आने वाले वक्त में एक पूरे संगठन के रूप में, मजबूत संगठन के रूप में आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देखने को मिलेगी। क्या एमआईएम पार्टी को 2021 में जो सफलता मिली थी, आपको लगता है कि 2022 के विधानसभा में उसको इस सफलता को दोहरा पाएगी? जिस तरीके से मैं एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत से देख रहा हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये रिज़ल्ट को दोहराना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ आज की तौर पे पूरे गुजरात में ये जो रिज़ल्ट दिख रहा है, उससे भी कई गुना अच्छे रिज़ल्ट इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। गुजरात के 2022 के विधानसभा में आपके पास में क्या रोड मैप है? सर देखिए, रोड मैप का मसला ऐसा है, आप जो बोल रहे हैं राजनीतिक तौर पे देखने जाए तो शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रदेश प्रमुख और राष्ट्रीय प्रमुख उसका खुद ये रोड मैप बनाएंगे और पेश करेंगे इंशाल्लाह। वक्त से पहले रोड मैप, विधानसभा इलेक्शन नज़दीक आ रही है, वक्त से पहले रोड मैप आपको इंशाल्लाह जितना हो सके इतना जल्दी दे देने में आएगा। रफ़ी भाई, 2022 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और एमआईएम पार्टी जनता के मुद्दों को उठाने में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इस तरह पार्टी काफ़ी पीछे छूटती दिखाई दे रही है। अभी आप देखिए, आम आदमी पार्टी अग्रेसिवली भाजपा के सामने चुनाव का मैदान बना रही है और लड़ती दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने पूरे गुजरात में अपने संगठन को तैयार कर लिया है और आने वाले चुनाव में 10 कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए हैं। तो आपको इनकी रफ्तार जो आम आदमी पार्टी की है, उस रफ्तार से आपकी रफ्तार बहुत धीमी नहीं लगती? मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ ये बात को लेके, रफ्तार की बात को लेके, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कोई मायने नहीं रखती है। जज्बातों की जमात है, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है बहुत जल्द उभर के आएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके सदर और आपके पार्टी के लोग कई बार कह चुके हैं कि इस बार हम लोग 60 से 80 कैंडिडेट को चुनाव में उतारेंगे। तो क्या यह फिगर सच है? आपकी पार्टी इतनी सारी सीटों पे चुनाव क्यों लड़ना चाह रही है? आखिर जनता को पता चलना चाहिए। आप क्या कहते हैं? जितना हो सके इतनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कवर करने की, लड़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और जितना हो सके इतना अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाल ही में गुजरात में मुस्लिम इलाकों में चर्चा चल रही है कि एमआईएम पार्टी की वजह से 3 मुस्लिम विधायक अभी जो हैं वह भी हार सकते हैं और गुजरात विधानसभा को मुस्लिम मुक्त बनाने का बीजेपी का सपना पूरा होने की संभावना है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा कि कुछ मुस्लिम विधायक आपके चुनाव लड़ने के बाद भी गुजरात विधानसभा में दिखाई देंगे? ज़्यादा सीट से लड़ने से नुमाइंदगी ख़त्म कैसे हो सकती है? जितनी विधानसभा की सीट कंटेस्ट करेंगे उतनी नुमाइंदगी आपको ज़्यादा मिलेगी। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी पार्टी को जमहूरियत के तौर पे कहीं पे भी इलेक्शन कंटेस्ट करना जायज़ है। रही बात ये एलिगेशन की, तो एलिगेशन और इनकी जो पॉलिसीज़ रही है, सालों से रही है, उनकी पॉलिसीज़ ऐसे देखने जाए तो जल्द से जल्द वो हिंदू राष्ट्र, सेकंड सिटीज़न, बहुत सारी CAA NRC से लेकर हर चीज़ के लिए ये लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी उतावले हो रहे हैं। यही सब चीज़ों को रोकने के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका एक टारगेट और गोल लेके आई है और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है वो अचीव करके रहेंगे। क्या एमआईएम पार्टी मुस्लिम विधायकों को विधानसभा पहुंचाने के लिए कोई 1 या 2 सीट पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से समझौता कर सकती है ताकि भाजपा को गुजरात विधानसभा को मुस्लिम मुक्त करने का सपना पूरा करने से रोका जाए? ये जो आप बात कर रहे हो,
वो शीर्ष नेतृत्व जो है हमारे प्रदेश प्रमुख है और हमारे जो और होद्देदार है और राष्ट्रीय प्रमुख है, उन सब के साथ में बैठ के ये सब चीज़ों का डिस्कस होगा, एनालिसिस होगा और उसके बाद ही एक तर्ज पे कुछ कहना मुनासिब होगा। बनासकांठा बरसों से कांग्रेस का गढ़ रहा है और एमआईएम पार्टी ने वडगाम विधानसभा में पिछले दिनों बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें असउद्दीन अवैसी को भी बुलाया गया था। क्या एमआईएम पार्टी के निशाने पे जिग्नेश मेवानी भी है जो बीजेपी के सबसे बड़े निशाने पर रहे हैं और रहने वाले हैं? देश का सबसे बड़ा दलित चेहरा और भाजपा को सबसे बड़ा कट्टर विरोधी को एमआईएम पार्टी क्या सच में हराना चाहती है? सर, इसका जवाब तो ऐसा है कि जैसे आप देख रहे हैं कि बरसों से पूरे भारत में कांग्रेस का गढ़ था। क्या एआईएमआईएम की वजह से आज उसकी ये स्थिति है? क्या एआईएमआईएम की वजह से आज इनकी राजनीतिक ज़मीन की जो पकड़ ढीली पड़ी है या छूट गई है, क्या उसकी जिम्मेदार एआईएमआईएम है? आपके एक सवाल में दूसरा सवाल ये भी रहा है, तो उसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि किसी चेहरे को मिटने के लिए क्या किसी भी चुनाव में हारना ज़रूरी है? अगर ये ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है तो वो फिर आंदोलनकारी कैसे? मेरी जो फिलॉसफी है ऐसा कहती है कि आंदोलनकारी कभी मिटता नहीं है, हारता है जीतता है वो अलग बात है। आपके गुजरात में राजनीतिक जलसे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर जलसे के बाद तुरंत ही पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं और सारे पार्टी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ देते हैं। ऐसा तो क्या होता है? जलसे अच्छे होते, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। रही बात कार्यकर्ता नाराज़ होना, मैं समझता हूँ ये एक कॉमन और नेचुरल प्रोसेस है जो हर पॉलिटिकल पार्टी को इसको सहन करना रहता है। जहाँ तक मेरा मानना है, लोकल बॉडी को आना, नुमाइंदे आना जाना शुरू की जो पॉलिटिकल पार्टी उसमें बहुत कॉमन रहता है। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह यही सब चीज़ों से फ़िल्टर होके एक स्टेबल और कैडर बेस मजबूत नुमाइंदे कैडर बेस पार्टी आपको इंशाल्लाह देखने मिलेगी। एमआईएम पार्टी के जो नेता जिनकी जनता के अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, क्या होता है कि उनको पार्टी के बाहर का रास्ता देखना पड़ता है, चाहे वो इस्तीफ़ा दे देते हैं या फिर उनको पार्टी छोड़ देने की मजबूरी बन जाती है। ऐसा तो क्या होता है? हमारे पास ऐसे 2 एग्जाम्पल हैं। ये बताइए असल में होता क्या है पार्टी के अंदर? मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरीके से प्लेटफॉर्म सबको दिया है बढ़ने का, डेवलप होने का, वो कहीं और राजनीतिक दल में या राजनीतिक पार्टी में नहीं है। रही बात आना छोड़ना जाना, ये सब चीज़ें मैं ऐसा मान रहा हूँ जो लोग गए हैं उनका व्यक्तिगत पर्सनल भी हो सकता है। मैं उन सभी लोगों को एक वक्त से लेकर आज भी पार्टी की एसेट ही समझ रहा हूँ। वह बात अलग है कि उन्होंने आज पार्टी से मुंह मोड़ लिया है या पार्टी को छोड़ दिया है, क्योंकि पार्टी आप लोग एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे एआईएम देख रहे हैं और मैं एआईएमआईएम को प्योरली सोशल पॉलिटिकल एंटायर सोशल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह देख रहा हूँ। और इसी तरीके से मेरी समाज के लोग ओबीसी, एसटी, एससी, बिछड़े हुए लोगों को मैं पूरे एक घर की तरह, एक फैमिली की तरह देख रहा हूँ और इन सभी नुमाइंदों को, सभी बंदों को मैं एसेट समझ रहा हूँ। दूसरी एक तरीके से बात सोचूं तो कभी कभी ऐसा लग रहा है मुझे कि आज का इतना फास्ट माहौल में लोग सब्र छोड़ चुके हैं, ओवर एक्सपेक्टेड हो चुके हैं और कहीं कहीं तो ऐसा दिखने में आ रहा है कि कुछ गोल पाने के लिए नेचुरल कुदरती वक्त का इंतज़ार भी नहीं कर पा रहे हैं। एमआईएम पार्टी में मुस्लिमों के अलावा दूसरे धर्म और बिरादरी के लोगों को जोड़ा नहीं जा रहा है। पार्टी इस नैरेटिव को क्यों तोड़ नहीं पा रही है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है और मुस्लिमों की पार्टी एमआईएम है? इस नैरेटिव में आपको लगता है बहुत मज़ा आ रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ तक मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नेशनल लेवल से लेके देख रहा हूँ,
यही चीज़ को, तो आपकी बात में इतनी सच्चाई नहीं दिख रही है। कई जगह पे काफ़ी सारे कॉरपोरेटर्स कई और समाज से आए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से जीत हासिल की हुई है और आज भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बने हुए हैं। दूसरी बात, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप मुत्तहिद हो जाते हैं तो बाजू वाले लोग भी आपके साथ आने के लिए तैयार रहते हैं। गुजरात में आपका इकलौता गठबंधन आदिवासी बीटीपी पार्टी के साथ में था। आम आदमी पार्टी के आते ही वो बीटीपी उनके साथ हो ली। ऐसा तो क्या हो रहा है कि आपके संगठन के लोग जुड़ते नहीं हैं और जो जुड़े हैं वो छोड़ रहे हैं। जो पार्टी के साथ आपका गठबंधन था, वो पार्टी भी आपको छोड़ के चली गई है। ऐसा तो क्यों है कि लोग और पार्टी और संगठन आप होल्ड नहीं कर पा रहे? क्या कमज़ोरी है? सर, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिन लोगों ने सिर्फ राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करने के लिए सोचा, उन लोगों में ये धीरज नहीं रही। शायद इसी वजह से वो लोग छोड़ रहे हैं। रही बात आदिवासी और हमारे जो गठबंधन थे उनका, तो इनका छोड़ जाना शीर्ष नेतृत्व की साथ में इसकी चर्चा होगी और ये मामले में अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे तरीके से आगे बढ़ने में आएगा। रफ़ी वोरा साहब, आप एमआईएम पार्टी के चीफ आर्किटेक्ट और गुजरात के फाउंडर मेंबर रहे हैं, ऐसा लोग हम बोलते हैं, लेकिन आप फ्रंट फुट पर आकर लीडरशिप नहीं ले पा रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है आपकी? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मेरा आने का जो मकसद है, मेरा एक क्लियर गोल है, टारगेट है। मैं चाह रहा था पॉलिटिकल फेयर नेगोशिएशन, पॉलिटिकल फेयर टॉक जो अब तक नहीं हो रही थी, जहां माइनॉरिटीज़ और पिछड़े लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी और अन्याय हो रहा था। ये चीज़ को फुलफ़िल करने यही ऑप्शन बना के और यही विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं संगठन और कैडर बेस की सोच रखने वाला इंसान हूँ। लीडर बनना और लीडर बनाना, उसके जो डिफ्रेंशिएट है, उसके लिए मेरी जो विचारधारा थी वो नुमाइंदे और रिप्रेजेंटेटिव को बढ़ाने के लिए थी। जो लोग लीडरशिप के रोल में आते हैं वह पार्टी से बाहर हो जाते हैं। कहीं आपको इसी का डर है, इसी वजह से आप लीडरशिप के रोल में नहीं आ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ सर कि पार्टी के अंदर लीडरशिप को आप जो बोल रहे हैं इस तरीके से कोई हादसा हुआ हो। लीडरशिप, जो लीडर्स होते हैं, मेरा ऐसा मानना है, लीडर हैज़ नो राइट टू बी अपसेट। रही बात पार्टी से बाहर जाना या निकाल देना, तो मैं ऐसा मानता हूँ इतनी मजबूती ही नहीं रही तो वो लीडर कैसा। रफ़ी वोरा साहब, अगर आप लीडरशिप के रोल में आते हैं और आपको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, तो ऐसे वक्त में आप भी क्या करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा टारगेट गोल बहुत क्लियर था। मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ ना पहले था, ना आइंदा, और कई जगह पे मैं होने वाला हूँ। मेरा दूसरा, मैं आपको बता दूँ कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ने की वजह भी मैंने आपको जो बताई, फेयर पॉलिटिकल नेगोशिएशन और फेयर पॉलिटिकल टॉक, रिप्रेजेंटेशन। आज की तारीख में आप देख रहे हो जिस वजह से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो वजह मेरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जुड़ने के लिए काफ़ी है। एमआईएम पार्टी के गुजरात के सदर साबिर काबलीवाला एक सफल राजनेता हैं, बहुत से खूबियों के धनी हैं और बहुत ही ज़्यादा दिलदार हैं। मगर ऐसा तो क्या होता है कि वो असउद्दीन ओवैसी की तरह जनता के सामने अपने जलवे बिखेर नहीं पाते। आप क्या कहते हो? मैं ऐसा मानता हूँ सर कि किसी के साथ कंपैरिजन ही मत कीजिए। अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से साबिर काबलीवाला साहब गुजरात में काम कर रहे हैं, वो जो गुजरात की राजनीतिक ज़मीन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है इस तरीके से काम करना। आपने कहा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के अंदर कैंडिडेट को खड़ा रखा जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा।
तो आप वोट कहां से लाएंगे? ऐसे कितनी सीट है जहां पर मुस्लिम अकेले बलबूते पर अपने विधानसभा में अपने नुमाइंदे को भेज सकते हैं? हमने तो वहाँ तक सोचा है कि जहाँ मुस्लिम बहुल है और जहाँ दलित ठाकुर वगैरह लोग भी साथ में हैं, तो हमने वहीं तक सोचा है कि हम हो सकता है उन लोगों से नुमाइंदे पेश करें और इन लोगों को भी रिप्रेजेंटेटिव दें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की ही बात की हो। आपको नहीं लगता कि 6-7 विधानसभा सीट के अलावा ज़्यादा सीटें पर लड़ने का कोई तुक नहीं बनता? वजह यह है कि जहां पर ये पार्टी पैदा हुई है और ये पार्टी जहां पर मजबूत है, वहां 7-8 सीटों से ज़्यादा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ती है, और यूपी में हो या गुजरात में हो 50-50-60 सीटों पर लड़ने की बात करते हैं और लड़ते हैं। तो लोगों को साफ साफ लगता है कि आप किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। क्या इसी वजह से लोग आपको भाजपा की बी टीम कहते हैं? तार्किक तरीके से देखने जाए तो आपकी बात सही हो सकती है, पर वक्त की हकीकत आप देखें तो एक वक्त था जब 2 सीट थी, आज उन्होंने क्या क्या काबिज किया हुआ है। आप ऐसे जज्बातों की जमात को कैसे रोक सकते हो? आने वाले वक्त में अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या होगा, पर हम अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह मजबूती से, ताकत से और इंसाफी से लड़ेंगे और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट देंगे। रफ़ी वोरा साहब, 2024 में आप अपने आप को और MIM पार्टी को कहाँ देखते हैं? 2024 के बाद भी मैं AIMIM को बहुत ही आला दर्जे की बुलंदी पे देख रहा हूँ इंशाल्लाह। देखिए, राजनीतिक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, आप सोचते हैं कि कहाँ तक, वो तो आने वाला वक्त ही बताएंगे। हमारा काम है अच्छे से एफर्ट्स करना। जैसे मैं मेरी बात कहूँ तो ऑनेस्ट एफर्ट्स, प्रामाणिक प्रयत्न, वो अपना काम है और वो बखूबी इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निभाएगी। मैं संगठन और कैडर का जज्बाती तौर पे देखें तो मैं संगठन और कैडर बेस्ड सोच रखने वाला इंसान हूँ। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहले भी छोटा सा कार्यकर था, आज भी हूँ और आने वाले वक्त भी इंशाल्लाह मैं छोटा सा कार्यकर रहूँगा। ये थे MIM पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी वोरा साहब। इस प्रोग्राम में यहीं तक कि अगले प्रोग्राम में नए कोई शख्सियत के साथ में आप सबकी मुलाकात कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए आमीन मीडिया YouTube चैनल। धन्यवाद।